तो लास्ट मैंने रिएक्शन कौन सा कराया था? कोल्स याद है मुझे, वुड्स याद है, उसके आगे क्या और भी कुछ कराया था? मैम कोल जी कराया था आखिरी। कोल्स ही कराया था और वुड्स कराया था, है ना? कैरी हाउस भी हो गया था। अच्छा, कोरे हाउस हो कोरे गया था, और कोरे उसका हाउस मैंने हो गया था। 1-4 बताया था आपको ना। हाँ अभी याद आ गया मुझे। हाँ मैम, तो केसीपी और बताया थे। टीसीपी। गिलमैन हो गया था। ठीक है, गिल गिलमैन वाला ना। हाँ चलो अब इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आगे स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस। आवाज एकदम क्लियर है? चलिए भाई, पहले बता रही हूँ बहुत ज्यादा कोविड फैल रखा है। एवरीबडी हैव टू टेक केयर, इधर उधर मत घूमना, बहुत ध्यान रखना। क्लास के अभी 12th के बच्चे में से एक और बच्चे का पूरा फैमिली पॉजिटिव आ गया है हमारे, और वो भी आई थी लास्ट था हमारे क्लासेस अटेंड करने, बट थैंक गॉड वो लास्ट ट्यूसडे, पिछले वीक के ट्यूसडे को आई थी। तो बहुत ध्यान रखो भाई, जहां पूछ रही हूँ मेरे को तो बस एक ही चीज सुनाई दे रही है, जी पॉजिटिव हो गए जी, जी पॉजिटिव हो गए जी। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, इधर उधर फालतू मत घूमना, सिर्फ पढ़ाई करना और बहुत ध्यान रखना, ठीक है? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वो गिलमैन वाली कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको समझाया था कि गिलमैन रिएजेंट अगर आप लोग यूज करते हैं तो वो क्या कराता है बच्चे? 1-4 कराता है, रिमेम्बर? हाँ या ना? टीसी यस। प्रोडक्ट जिसे बोला जाता है ना? तो यहाँ अगर मैंने ले लिया CS, तो और मैंने ले लिया गिलमैन रिएजेंट जैसे है CH3 होल ट्वाइस CuLi, यहाँ एक CH3 लगा दिया। तो ये क्या करेगा? इसका डेल नेगेटिव जाके कहाँ अटैक करेगा? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा बच्चे? डिपार्ट हो जाएगा। सो द प्रोडक्ट दैट वी गेट वुड बी राइट, हाँ या ना? मैं बस यस। यहाँ तक यस मैम। 1-4 प्रोडक्ट या TCP, है ना? चलिए अब मैंने आपको एक चीज आपको और बताई थी कि जो आपका कोरे हाउस सिंथेसिस है वो कुछ नहीं है, वो एक सिंपल एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपने न्यूक्लियोफिलिक जो है एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिया। अब हम सिर्फ इसे कोरे हाउस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो आपका कोरे हाउस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट ने गिलमैन यूज किया था, इसलिए हम कोरे हाउस में गिलमैन यूज करते हैं, है ना? बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर जैसे मेरे पास है CH3Br और मैंने इसके अंदर डाल दिया बच्चे CH3Li, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज CH3Li? अल्काइल लिथियम, यस मैम। है ना? ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटालिक ही तो है। यस मैम। और इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन पे डेल नेगेटिव है, जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इधर सब्स्टिट्यूशन करा देगा, Br हट जाएगा, एल्केन बन जाएगा। मतलब एल्केन का प्रिपरेशन में गिलमैन का कोई खास रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ गिलमैन डालोगे तभी एल्केन बनेगा। एल्केन गिलमैन के साथ भी बन सकता है, एल्काइल लिथियम के साथ भी बन सकता है। समझ रहे हो? हाँ या ना? यस मैम। मैं बस यस मैम। अब देखो, ये है मेरा एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है जी? इस पे अगर मैंने एल्काइल लिथियम डाला CH3Li, जैसे गिलमैन डाल रहे थे तो अभी आपको बताया ना मैंने 1,4 प्रोडक्ट या TCP बनता है, हाँ या ना? तो अगर आप CH3Li एल्काइल लिथियम डालोगे तो एल्काइल लिथियम तो लेस बल्की है, ये इतना बड़ा नहीं है ना जैसे ये है। क्यों ये बल्कि ज्यादा क्यों? क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं 2 R ग्रुप्स हैं, इट इज वेरी बल्की। और दूसरा मैंने आपको लास्ट क्लास में जहां तक याद है मैंने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको लिखवाया था ऑर्गेनोमेटालिक्स का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि RLi सबसे रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर RMgX आता है, फिर R2CuLi होता है, रिमेम्बर? यस। तो ये यस। तो लेस बल्की है और दूसरा मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जाके 1,4 अटैक नहीं करता, ये 1,2 अटैक ही करता है। मतलब ये इसी कारण पे अटैक करेगा और Cl को दबाएगा। ओनली 1,2 अटैक। दिस इज द एल्केन दैट वी गेट। सो इफ आई यूज RLi, बिकॉज ये रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, तो ये फास्टली रिएक्ट करता है। और आपको याद है KCP TC में से फास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? KCP, रिमेंबर? तो इसलिए ये 1,2 प्रोडक्ट बनाता है KCP, विच इज
लेस स्टेबल बट फॉर्म्ड फास्टर। तो अगर आप गिलमैन यूज करोगे एल्काइलिक रिएजेंट में 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप एल्काइलिक रिएजेंट में यूज कर रहे हो एल्काइल लिथियम या फिर RLI, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, उतना बल्कि नहीं है, फास्ट रिएक्शन करता है, और फास्ट करता है तो क्या बनाता है, KCP प्रोडक्ट, 1,2 प्रोडक्ट। हाँ या ना, ये बात कितनों को क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। बट वहीं पे अगर मैं दोनों बनाना चाहूं 1,4 और 1,3, 1,4 एंड 1,2, तो आप RMGX यूज करिए। क्यों? क्योंकि RMGX मॉडरेट रिएक्टिविटी का ना, कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे देता है, 1,2 भी देता है, 1,4 भी देता है, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, तो यहाँ डेल नेगेटिव लगा दिया, इसको मैं CH3R ले लेती हूँ। चलो, तो ये 1,2 अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,2, और रेड मार्कर से दिखाते हैं दूसरा वाला प्रोडक्ट। तो अगर ये जाके अटैक किया इस पोजीशन पे और ये बॉन्ड आगे गया, तो ये बना देगा 1,4। दिस इज 1,4। तो RMGX दोनों प्रोडक्ट बनाता है, 1,2 भी बनाता है, 1,4 भी बनाता है, ठीक है। RLI सिर्फ 1,2 बनाता है और गिलमैन सिर्फ 1,4 बनाता है। अब इन दोनों में से अगर आपको कोई ऐसा है कि भाई कोई स्पेसिफिकली चाहिए, तो आप टेम्परेचर चेंज कर दो। 1,2 ये बनाता है लो टेम्परेचर पे और 1,4 ये बनाता है हाई टेम्परेचर। कितने बच्चों को ये बात समझ आई है अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? नोट करो। मैम RMGX वाला एक बार फिर से बताना। मैं अभी एक बार लिख ले, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ फिर से। ओके मैम। नोट किया जी? ठीक है। मैम 1 सेकंड। यस मैम। Yes. देखो फिर से बता रही हूँ, लिखा था मैं, बस रह गया। मैम ये लास्ट वाले रह गए। हाँ लिख ले, लिख। डन मैम। हाँ जी। अब देखो मैं वापस से एक और बार समझा रही हूँ कि अगर ये मेरे पास इस तरीके का है RLI, मैंने इसमें डाला R2CuLi, सिर्फ क्या कराएगा, 1,4, हाँ या ना। इधर अटैक, ये बॉन्ड इधर, और ये यहाँ से निकला, यस मैम। ये बना R, ये बना CH3, ओनली 1,4 प्रोडक्ट मेजर। इसी में मैंने डाल दिया, इसी वाले सबस्ट्रेट में मैंने डाल दिया RMGX। तो RMGX बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ना ये 1,2 कराता है और 1,4 ना, दोनों कराने की इसकी सेम टेंडेंसी है, ठीक है। तो अगर ये 1,2 कराएगा मतलब ये सीधा इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl वाले, और Cl को भगा देगा डायरेक्ट। तो ये बना 1,2 वाला प्रोडक्ट इसका। और अगर ये 1,4 कराएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ये एक इंटरमीडिएट सा है, बीच में रहता है, और अगर ये 1,4 कराएगा तो ये जाके कार्बन इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा और फिर Cl निकलेगा। मतलब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हाँ मैं बस बात समझ आई?
आ गया मैम। ठीक है, और अगर Okay, हमने ma'am. यहाँ पे RLI डाला तो क्या होगा, खाली RLI ऑलवेज क्या कराएगा, 1 2, 1. तो ज्यादा रिएक्टिव है ना। Hmm. सिर्फ 1 2, तो RLI के साथ ओनली 1 2, मतलब सिर्फ एलाइलिक सबस्ट्रेट पे सिर्फ 1 2 अटैक होगा। RMGX के साथ बोथ 1 2 एंड 1 4, और R2CuLi के साथ ओनली 1 4। RLI के साथ मैम सिर्फ एक 1 4 होगा। RLI के साथ ओनली 1 2। मैम 1 4 क्यों लिखा है आपने? अच्छा, ये R2CuLi है, अच्छा यहाँ लिख दे गलती से, सॉरी, ये 1 2 है। ओके मैम। और RMGX के साथ 1 2 1 4 दोनों होगा। और अगर आपको RMGX वाले को ट्यून करना है कि खाली 1 2 चाहिए, खाली 1 4 चाहिए, तो 1 2 वाला लो टेम्परेचर पे मिलेगा, 1 4 वाला हाई पे मिलेगा। ओके मैम। डन जी, चलूं आगे। यस मैम। तो एल्केन का प्रिपरेशन जो कोरे हाउस वाला है, वो बेसिकली जब कोरे हाउस होगा तो R2CuLi होगा, बट अदरवाइज आप किसी भी ग्रिग्नार्ड से एल्केन का प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, करा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ alkenes and alkynes ब्रैकेट में लिखिए हाइड्रोजनेशन। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखिए बच्चे, मेरे पास एक एल्कीन है लाइक दिस। अगर इस एल्कीन में मैंने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल, प्लैटिनम या निकल, एनी मेटल इफ आई डू टेक, तो होता क्या है, डबल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड की जगह दोनों जगह क्या इंसर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ है ना। सो एल्कीन से आपको क्या मिलता है बच्चे, एल्कीन, राइट। तो एल्कीन बनाने का एक और तरीका भी है एल्कीन से, क्या, एल्कीन में हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, एल्कीन में क्या डाल दीजिए, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम। ये बात सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, ma'am. ये जो प्रोसेस होता है बच्चे, ये हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, तो इसमें हीट इवॉल्व होती है, और जो ये हीट निकलती है इसी को क्या बोला जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोला जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, जरा इसको लिख लीजिए, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इट इज द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of alkene is hydrogenated, राइट। तो ये वो हीट है जो निकलती है, जो इवॉल्व होती है जब कभी भी एक एल्कीन के, एक मोल ऑफ एल्कीन को आप क्या कराएं, हाइड्रोजनेट कराएं, या उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराएं। ये बात क्लियर है, हाँ या ना। Yes, sir. तो अब मैं थोड़ा सा पार्ट आपको जीओसी का भी बता रही हूँ यहाँ पे। कभी कभी डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन से एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, कौन से एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। तो इसके लिए याद रखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। भाई सोचो, अगर एक एल्कीन है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अगर आपने हाइड्रोजन प्लैटिनम डाला, ये एल्केन बना, तो उसमें एक हीट निकली x किलो जूल, लेट्स एज्यूम दिस, ठीक है। बट अगर मैंने ऐसे एल्कीन ले लिया जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो उसमें ऑब्वियसली 2 मोल हाइड्रोजन के डलेंगे, तब जाके ये मिलेगा। तो हीट जो निकलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसके डबल नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना, इजंट इट। Yes, sir. तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। मैं बस, ये बात क्लियर है बेटा, यस मैम। बाकी सबको क्लियर है। हर्षित, ये नोट Yes, ma'am. सबने, क्रिश दिया, यस मैम। अभिनव नोट कर लिया। Ma'am, एक मिनट पिछली स्लाइड लिख। पिछली स्लाइड,
Yes, sir. हाँ जी, नोट किया। यस मैम। Yes, sir. तो एक तो सिंपल सी चीज ये होगी। और अगर डबल बॉन्ड सेम होते, इफ नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर सेम, तो आप ये याद रखिएगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी से। मोर स्टेबल द एल्कीन लेसर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोला हमने? मोर स्टेबल द एल्कीन लेसर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसा क्यों है बच्चे? ऑब्वियस ही बात है ना। सोचो अगर ये स्टेबल है भाई, अगर पाई बॉन्ड इसका स्टेबल है तो ये क्यों तोड़ेगा अपना पाई बॉन्ड? नहीं तोड़ेगा ना। पर अगर तोड़ेगा तो बहुत डिफिकल्टी से तोड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब नहीं तोड़ने की टेंडेंसी है तो ये जो हीट ये यहाँ से निकल रही है, ये क्या निकलेगी? कम निकलेगी ना। तो अगर ये हुआ स्टेबल तो यहाँ हीट क्या हो गई? कम हो गई। आई बात समझ आया ना? यस हाइड्रोजनेशन ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। लेकिन ये सिर्फ आपको कब देखना है? जब आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे हम बोलते हैं भैया बताइए ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैंने एक आपको ऐसे एल्कीन दे दिया, तो बताइए ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए बी सी डी ई। व्हाट डू यू थिंक मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी हर्षित? एक ही होगी। मैवश? मैम मैं 1 मिनट नोट कर रही थी अभी। हाँ। तेरा बायो हो गया बेटा? क्लास होगी बायो की? हाँ जी मैम हो गई। मैम एक ही होगी सबसे कम। कल हम अपना नॉर्मल 2 बजे ही रख ले क्लास। मैंने सबसे कम बोला, सबसे ज्यादा बोला। मैम क्या बोला? सबसे कम। मैंने बोला है कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी है? मैक्सिमम हाइड्रोजनेशन। अच्छा मैक्सिमम। अच्छा सबसे मैक्सिमम तो मैक्सिमम होगी ए बी ई डी सी। ए बी Yes, ई डी सी। अच्छा और कोई बताओ? I'm same. उल्टा नहीं होगा? उल्टा होना मतलब ए का सबसे कम होना चाहिए। हाँ वो सबसे ज्यादा नहीं। सुनो सारे बालकों गलत बता रहे हो। पहले सुनो, पहले डबल बॉन्ड के बेसिस पे देखो, ठीक है? वो जो डबल बॉन्ड है, एस यहाँ 2 डबल बॉन्ड है और इन तीनों में एक एक है ना? पहले डबल बॉन्ड के बेसिस पे देखो। तो डबल बॉन्ड के बेसिस पे क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डबल बॉन्ड के। तो सबसे ज्यादा डबल में उसमें सबसे ज्यादा हुई ए में, फिर बी में क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कम है। अब सी डी ई में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है। मम्मा फोन आ रहा था आपका। हाँ, सी डी ई में डबल बॉन्ड सब में सेम है तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखो, समझे? और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो इसमें कितने अल्फा एच आएंगे? सिर्फ 2 आएंगे। Yes, ma'am. और Yes, यहाँ sir. देखोगे तो 4 आएंगे। हाँ और यहाँ देखोगे तो 3 Five. 6 7 8। अबे अच्छा, वहाँ भी 3 3 6 7 8 आएंगे। तो सबसे स्टेबल जो हुआ उसकी सबसे कम हुई। तो मतलब इन तीनों में से सबसे कम किसकी हुई? ई की, उससे थोड़ी ज्यादा डी की और उनसे ज्यादा सी की।
आई बात समझ है ना? उल्टा बता दिया गलती से। तो तुमने गड़बड़ क्या करी? पहले मैम मैंने के बेसिस पे डबल बॉन्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और स्टेबिलिटी हाँ इनवर्स रिलेशनशिप, तुमने स्टेबिलिटी का हाँ मैं डायरेक्ट कर दिया। हाँ दूसरे में हुई। हाँ भाई हर्षत, यस सर। अभिनव, यस मैम, हो गया। देखो हम सब जानते हैं ऑनलाइन पढ़ना बहुत बोरिंग काम है, ऑनलाइन पढ़ाना भी बहुत बोरिंग काम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बोरिंग और इंटरेस्टिंग से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब इस चीज से है कि तुम्हारा करियर स्टेक पर है ना? और तुम्हारे करियर के आगे कोई चीज नहीं आनी चाहिए, कोई भी चीज, ना कोरोना भी नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि जब आप कुछ सक्सेसफुल करने की क्षमता रखते हो तो आपको वो बनना पड़ेगा। आप जिंदगी भर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते सबको कि भाई कोविड था मेरे टाइम पे इसलिए मैं नहीं कर पाया। समझ रहे सारे? हाँ या ना? यू कांट गिव दिस एक्सक्यूज एवरी टाइम। ये तो आपको बहलाने का तरीका है, ये तो आप अपने आप को बहला रहे हो उससे बोल के, है ना? अब आज से अपने आप को 10 साल बाद इमेजिन करो, लेट्स से तुम्हें एक्स कॉलेज में जाना था, तुम नहीं जा पाए, सो एंड सो रीजंस, XYZ एक्सक्यूजेस कि कोविड था, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, नींद आती है, XYZ व्हाटएवर, ठीक है? लेकिन आज से 10 साल बाद क्या आपसे कोई पूछेगा कि बेटा आप नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तुम ये, तो क्या बोलोगे? अरे कोविड था यार, अरे क्या पागल आदमी, कोविड था तो दुनिया के लिए था ना, तो हमारे लिए अलग से थोड़ी था। डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन स्टडी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, X है, Y है, Z है, कोई मतलब नहीं रखता। मतलब सिर्फ यही रखता है कि तुम्हारा एक कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज, और वो तुम्हें चाहिए, और इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो आगे, नोट कर लिया? यस मैम। तो ये आई बात सिंपल हाइड्रोजनेशन की, जो हमने सबसे पहले डिसाइड करी, ठीक है? तो आपने ये देखा कि एल्कीन से एल्केन बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है? हाइड्रोजन और प्लैटिनम को यूज कर लो, या हाइड्रोजन प्लैटिनम, किसी भी, मतलब किसी तरीके से हाइड्रोजनेशन करा दो, है ना? अब ये हाइड्रोजनेशन बेटा एल्काइन में भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक एल्काइन है, हम इसमें हाइड्रोजन प्लैटिनम या हाइड्रोजन निकल डालेंगे तो क्या होता है? यहां दिक्कत ये होती है बेटा, सबसे पहले एक पाई बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और क्या मिलता है? दोनों जगह H लगता है तो एल्कीन बनता है। लेकिन ये रिएक्शन इस स्टेज पर रुक ही नहीं पाता और आगे चला जाता है। हाइड्रोजन निकल आगे दोबारा से रिएक्ट कर जाता है और ये रिएक्शन फाइनली जाके रुकता ही कौन से स्टेज पर है? एल्केन स्टेज पे। We cannot isolate alkene here. Isolate alkene, ये इसको समझते हैं जरा, ऐसा क्या ऐसा क्यों है? आप लोग ये वाले फिनोमिना को तो आप लोग जानते होंगे, एडजॉर्प्शन। यस मैम। तो अगर आपका एडजॉर्प्शन किसी भी गैस का, गैस एडजॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस, कभी भी गैस का एडजॉर्प्शन मेटल सरफेस पर होता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑक्लूजन, ठीक है? तो समझो ये एक मेटल सरफेस है और मेटल पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, भाई मेटल पे बहुत सारी साइड्स खाली है। तो जब हाइड्रोजन गैस आएगा तो सारी साइड पे एक एक करके क्या करेगा? चिपकेगा, H H H H, बहुत सारे, जितनी भी साइड्स खाली है सारी साइड पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है? फिर एक एल्काइन आया इसके पास, एल्काइन ने 2 हाइड्रोजन एटम को तो अपने पास लगा लिया, बट हाइड्रोजन की कोई कमी थोड़ी है, हाइड्रोजन तो बाकी साइड्स पे भी इतनी सारी है। तो जो एल्कीन बना वो उसने बाकी हाइड्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब सीधा आके रिएक्शन रुका कौन सी स्टेज पे? एल्केन स्टेज पे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना? Yes. यस मैम। आई बात समझ? तो कभी भी अगर आप एल्काइन लो और डायरेक्ट हाइड्रोजन निकल डाल दो तो सीधा क्या मिलेगा? एल्केन। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पास एल्काइन है, तुमने डायरेक्ट हाइड्रोजन निकल लिया, प्लैटिनम डाला, रिएक्शन विल स्टॉप एट द एल्केन स्टेज। बट इफ वी वांट एल्कीन, देन व्हाट वी हैव टू डू? बिकॉज हाइड्रोजन निकल से तो आप एल्कीन नहीं निकाल सकते। अगर आपको एल्कीन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको एल्कीन चाहिए, यू हैव टू डू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ब्रैकेट में लिखिए पार्शियल।
तो हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करनी है, और वो भी कौन सी? पार्शियल। यहां तक सबने नोट किया है? नो मैम। करो करो, नोट करो। समझ आया महवश? यस मैम। मैम मुझे हाँ बोल। मैम वो फोन पकड़ के बता रहे थे, तो एक बार बताना फिर क्या बता रहे थे? ये फोन मेरा मेटल सरफेस है, ठीक है? इसमें बहुत सारे साइड्स खाली हैं, उन सारे साइड पे हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम ऐसे चक्के ना चिपक गए इसके सरफेस पे, ठीक है? ओके मैम। एक एल्काइन आया है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, अपना डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन उस पे लग गए, एल्कीन बना। बट ये एल्कीन यहाँ रुकेगा नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है ना, और भी तो बहुत सारे चिपके हुए सरफेस पे। बना देगा। से एल्कीन बना, वो दूसरी जगह चला गया, उसने एल्केन बना दिया, ठीक है ना? तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते ना कि लिमिटिंग, या हाइड्रोजन निकल को लिमिटिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग कैसे हो सकता है? निकल के पास तो बहुत सारा सरफेस है, सब पे हाइड्रोजन होगा ना, ओके ओके मैम। है ना? वैसे महवश, महवश का मतलब क्या होता है? चांद जैसा चेहरा मैम। ओह नाइस। चांद की रोशनी भी होता है। अच्छा, वेरी गुड। क्यूट करता है ना मैम मेरे ऊपर। बिल्कुल परफेक्ट। आज तो मैं पूरे पूरे रास्ते ना, आज निकल, कल हम लोग रात को निकले, शाम को निकले थे, तो मैं पूरे रास्ते अपने बेटी को सन और मून में डिफरेंस समझाती रही। उसको मून इतना पसंद है, वो जहां भी मून देखती है वो कहती है मैं ऐसे बैठे मून पे जाऊंगी, और फिर पूरा बता देती है कि मैं आगे बैठूंगी, मम्मा पीछे बैठेगी, पापा लेफ्ट, दीदी राइट बैठेगी। उसे इतना पसंद है, तो अभी से उसको ऐसा लगता है कि बस मैं बैठूं और मून पे चली जाऊं। मैम उसको एस्ट्रोनॉट बना देना। हाँ क्यों नहीं, जो बनना है। यहाँ तक लिख लिया भाई, आया ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट। अब समझते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पार्शियल कैसे करनी है हमने। तो पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का केस नंबर 1 है यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट। तो व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट? लिंडलार कैटलिस्ट है बच्चे H2PD, BaSO4 क्यूनोलीन या सल्फर। या तो आप ये यूज कर सकते हो, सॉल्वेंट यूज किया जाता है बॉइलिंग जाइलिन। बॉइलिंग जाइलिन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट है बस, इसका कोई ऐसा कोई काम नहीं है। तो या तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर आप BaSO4 की जगह पता है CaSO4 CaCO3 कुछ भी यूज कर सकते हो, CaCO3 प्लस सल्फर भी कर सकते हो, या फिर H2PD, BaSO4 की जगह CaSO4 प्लस क्यूनोलीन सल्फर, कुछ भी एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी। मतलब BaSO4 की जगह CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हो, क्यूनोलीन की जगह सल्फर यूज कर सकते हो, इनमें से यू कैन पिक एनी वन। ये सारे एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं पहले ये समझो। इनमें जो आप BaSO4 डाल रहे हो, या CaSO4 डाल रहे हो, या CaCO3 डाल रहे हो, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ प्लैटिनम। इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये मेटल की रिएक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जैसा अभी मैंने आपको फोन पे लेके समझाया था ना कि यार हर जगह हाइड्रोजन लग जाता है, तो जब मेटल ही रिएक्टिव नहीं रहेगा तो हर जगह हाइड्रोजन कैसे लगेगा? समझे? बहुत ही कम जगह होगी जहां पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो पाएगा। वाई? क्योंकि BaSO4 CaSO4 मेटल की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। दूसरी चीज ये आती है कि जो आपका क्यूनोलीन है या जो सल्फर है, ये क्या करता है? क्यूनोलीन या जो सल्फर है, ये हमारा जो है बहुत ही बुरा काम करता है, और वो ये है कि ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, पॉइजन्स द कैटलिस्ट। तो अगर कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन दोबारा नहीं हो सकता। और इस हिसाब से अगर ये हुआ तो आप ये समझ सकते हो कि आपका रिएक्शन क्या है? क्योर हो गया। कैसे? क्योंकि एक तो रिएक्टिविटी कम हो गई और दूसरा पॉइजन भी हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन जो है सिर्फ एक ही मोल इस पे क्या हो पाएगा? चिपक पाएगा, और रिएक्शन को कौन सी स्टेज पे रोक देगा? एल्कीन स्टेज पे। कितने बच्चे बात समझ पाए हैं? हाँ या ना? यस मैम। राइट। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए बेटा,
वो ये है कि अगर आपको इस तरीके का अल्काइन दे दिया गया तो ये जो दो H लगते हैं ये दोनों H सेम साइड लगते हैं, तो एल्कीन स्टेज पे रिएक्शन रुकेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एल्कीन आपको हमेशा कौन सा मिलेगा, सिस। अब क्यों सेम साइड लगते हैं भाई, मेटल पे ऊपर H यहाँ है ना, तो H तो दोनों यहीं से लगेंगे ना, मेटल के सरफेस से, तो इसका मतलब दोनों H कौन सी साइड से लगे, सेम साइड से लगे, हाँ है ना। तो अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट डालते हैं H2PD, BSO4, क्यूनिलीन या सल्फर, रिएक्शन क्यों, एल्काइन की रिएक्शन को ये कहां पर रोक देता है, सिस एल्कीन के स्टेज पर। क्लियर, हाँ है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नोट कर आगे चलूं। Yes, ma'am. सो द ओनली फर्स्ट वे तो ये है कि अगर आपके पास एल्काइन है और आपको एल्काइन को बदलना है एल्केन में, तो सिंपल सा है H2PD डाल दो, कुछ नहीं करने की जरूरत, रिएक्शन एल्केन तक जाएगा। अगर आपने H2PD, BSO4, क्यूनिलीन डाला, रिएक्शन विल स्टॉप एट द सिस एल्कीन स्टेज। अब दिक्कत मेरे को ये आ गई कि मेरा मन नहीं है सिस एल्कीन का, मुझे ट्रांस एल्कीन चाहिए। देन so if we need trans alkene, how to prepare trans alkene from alkyne? एल्कीन से ट्रांस एल्कीन कैसे बनाया जाए, तो फॉर दैट वी हैव टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन दैट इज नोन एज बर्च रिडक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिडक्शन प्रोसेस है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग लेते हैं एक एल्काइन, उसमें हम डालते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन रुकता है ट्रांस एल्कीन स्टेज में। अब मैं समझाती हूं मैकेनिज्म वाइज कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तक नोट किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर्षित, महवश, मैम एक मिनट। Right. करो करो। मैम हाँ जी, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बता रही हूँ, इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ पूरा। लिख लिया तो बता दो। यस मैम। ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का क्या खेल है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हो बेटा, आप चाहो तो लिथियम इन लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, एनी एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, देख एनी एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा एस ब्लॉक में, alkali metal dissolves in liquid ammonia to give a blue color solution. Alkali metal dissolves in liquid ammonia to give a blue color solution. कितनों को याद है ये? Yes, ma'am. ये ब्लू कलर सोल्यूशन क्यों बनता है? क्योंकि आप लोगों को ये पता है अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होता है क्योंकि उनका साइज बड़ा है, दे लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप कोई भी अल्कली मेटल ले रहे हो, वो अमोनिया में जब आप उसे डिसॉल्व करते हो तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम है, तो M+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। जो M+ है उसको अमोनिया, सब लोग जानते हैं ना, अमोनिया पोलर है, इस पे स्ट्रॉन्ग डाइपोल है,
Yes. तो जैसे M+ बना तो M+ को क्या किया, अमोनिया ने अपने नेगेटिव एंड से नाइट्रोजन की साइड से घेर लिया और इसे क्या कर दिया, सॉल्वेट कर दिया एक तरीके से। जैसे हाइड्रेट होता है ना, पानी घेरता है तो बोल देते हैं हाइड्रेट हो गया या सॉल्वेट हो गया, वैसे ही बोल रहे हैं हम यहाँ पे। अब हाइड्रेट नहीं बोलेंगे क्योंकि पानी नहीं है, तो वी कॉल इट सॉल्वेट हो गया। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, ma'am. तो इसलिए हम इसे लिख देते हैं Ma+ अमोनिएटेड, ठीक है। तो मतलब अमोनिया M+ को अमोनिया ने घेर लिया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है तो अमोनिया अपने H वाले एंड से घेर लेता है, मतलब उल्टी डायरेक्शन से घेर लेता है। H वाली साइड प्लस चार्ज होता है, इसको यहाँ पे घेर लेता है। इसको भी एक तरीके से बोल देते हैं अमोनिएटेड। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है और साथ में सोल्यूशन को के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मेक द सोल्यूशन ब्लू इन कलर। तो हम इस चीज का ही फायदा उठाएंगे। तो होगा क्या बेसिकली, अगर आपके पास एक एल्काइन है और आपने अमोनिएटेड अमोनिया इन लिक्विड अमोनिया, मेटल इन लिक्विड अमोनिया डाला तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, पहले आप लोग सिर्फ समझेंगे बाद में लिखना। ये इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा बेटा, ये यहां से एक पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इस कार्बन पे क्या आया, एक रेडिकल, और इस वाले कार्बन पे क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज और R'। कितने बच्चों को ये बात समझ आई है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ये बात क्लियर है, दोबारा समझाओ। Yes, ma'am. क्लियर हर्षित? मैम एक बार फिर से बताना। आपको ये समझ आ गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा अमोनिएटेड। यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो इस वाले कार्बन पे बन गया रेडिकल, फिर इसका एक पाई बॉन्ड टूटा तो इस वाले कार्बन बन गया एक नेगेटिव। ठीक है, यस। अब रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो रेडिकल और नेगेटिव चार्ज क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये ट्रांस रहते हैं। मैम ये सब तो समझ आ गई। ये एक जो आपने पैरामैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रॉन निकाल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहा था, ये वाला एक बार फिर से बताना। हाँ, मतलब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो आप लिख रहे हो ना सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसका क्या मतलब है, कोई भी एल्कली मेटल अमोनिया में डिसॉल्व करता है, एनी एल्कली मेटल, ठीक है, चाहे लिथियम है, चाहे सीजियम है, चाहे रुबीडियम है, सारे मेटल अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, M+ बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे हवा में तो रहेंगे नहीं, है ना भाई, इनको सोल्यूशन में कौन स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेंट। तो अमोनिया मेरा सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, M+ को घेर लेगा, तो अमोनिएटेड मेटल आए ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे मुझे। तो जैसे तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया लिखेगी, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इट्स नॉट सोडियम, इट्स एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सोडियम तो लिक्विड अमोनिया में घुल जाएगा और Na+ और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ठीक है मैम। ठीक है, और जो ये सोल्यूशन होता है किसी भी एल्कली मेटल का अमोनिया में, वो ब्लू कलर का होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। ब्लू कलर पैरामैग्नेटिक ऑब्वियसली किसकी वजह से, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैम ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा यही जाके लगेगा उसके पास। हाँ जी, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जाके ही यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे रेडिकल, इस कार्बन पे नेगेटिव, और रेडिकल और नेगेटिव क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है सेम डायरेक्शन में रहेंगी तो रिपल्शन होगी, इसलिए वो ट्रांस रहते हैं। ठीक है मैम, ओके समझ आ गया। थैंक यू। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, अमोनिया जो है वो सॉल्वेंट है ना, और आपको जानते हैं अमोनिया H दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो अमोनिया अपना एक H दे देगा तो नेगेटिव चार्ज पे जाके H लग जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन आया अमोनिएटेड वाला, उसने इस रेडिकल पे वापस अटैक किया, रेडिकल को वापस नेगेटिव चार्ज में बदल दिया,
और फिर नेगेटिव चार्ज ने अमोनिया ले लिया और वापस से आप देखोगे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। नाउ कैन यू सी H दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, सो इसलिए हमें मिला ट्रांस अल्कीन। मैम ये लास्ट वाला स्टेप फिर से रिपीट करना। ये यहाँ तक समझ आ गया, अमोनिया ने नेगेटिव चार्ज को H दे दिया। हाँ ये तो आ गया। अब उसके बाद ना, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है बेटा एक ही निकलेगा, अब मेटल तो बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन जाके इस रेडिकल पे अटैक करेगा और इस रेडिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव चार्ज वापस से H ले लेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। हर्षित क्लियर है बेटा? यस मैम। नोट करा। अच्छा, लिख लिया सबने? आगे चलो। Yes, sir. लिख लो, हर्षित लिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ लिख लो। मैम ये कार्बन पे जो रेडिकल था इसमें H बन गया ना कहाँ बहन? नीचे वाले स्टेप में। ये रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन लगा तो ये रेडिकल नेगेटिव बना, फिर नेगेटिव पे अमोनिया ने H दिया। हाँ हो गया मैम। तूने लिख लिया महवश? यस मैम। ठीक है। अब ये जो बर्च रिडक्शन है इसके ऊपर सिर्फ ऐसे यही नहीं कि बर्च रिडक्शन सिर्फ अल्काइन को ट्रांस एल्कीन में बदलता है, बर्च रिडक्शन बहुत सारे काम करता है। बर्च रिडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन है उसको भी रिड्यूस करता है। इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। It can reduce aromatic compounds like benzene. जैसे कि सपोज ये बेंजीन है मेरे पास और इस पे हमने करा दिया बर्च रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या होगा जी? अभी आपको मैंने बताया कि जैसे ही हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिएक्ट कराए, आपके दिमाग में एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि सोडियम अमोनिया में जाके क्या बनाएगा, Na+ अमोनिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड। हाँ या ना? यस मैम। और रिएक्शन कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया सोल्यूशन में वो जाके किसी भी पोजीशन में, बेंजीन के 6 पोजीशन सेम है, किसी भी पोजीशन में जाके अटैक करेगा ओके मैम। बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये 2 पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहे, यहाँ रेडिकल बना क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। हाँ या ना? ओके मैम। अभी जस्ट हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्या पढ़ा था, यहाँ पे रेडिकल और नेगेटिव एक दूसरे के क्या रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, है ना। यहाँ पे भी सेम चीज होनी चाहिए भाई, रेडिकल और नेगेटिव सामने सामने तो रह नहीं सकते क्योंकि रिपल्शन होगी, तो नेगेटिव फटाफट रेजोनेंस में चला जाता है ताकि वो रेडिकल से दूर हो जाए। ओके मैम। तो यहाँ आया रेडिकल,
यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है बॉन्ड। ठीक है, रेडिकल की इतनी जल्दी रेजोनेंस नहीं होती जितनी जल्दी रेजोनेंस किसकी होती है, नेगेटिव चार्ज की होती है। तो नेगेटिव चार्ज हमारा क्या कर गया, रेजोनेट कर गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पे अमोनिया ने क्या दे दिया, H दे दिया। तो एक H तो बेंजीन पे पहले से था, एक H अमोनिया ने दे दिया, 2 H हो गए। और यहाँ रेडिकल, यस मैम। रेडिकल पे वापस एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, अटैक करेगा। यस मैम। इस रेडिकल को भी क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज पर अमोनिया वापस से H दे देगा। तो आपका बेंजीन किस में रिड्यूस हो गया बेटा, साइक्लो 1,4 साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन। क्लियर, तो यू हैव यूज्ड बेंजीन टू 1,4 साइक्लो हेक्सा डाइन। क्लियर जी एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, ma'am. नोट करा सबने, यस मैम। हर्षित हो गया, चलूं आगे। Yes, ma'am. चलिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। अभिनव कोई डाउट, क्रिश, दिया, No, ma'am. हाँ मैम। चलो अब थोड़ा सा इसको और एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी, बेंजीन पे एक ग्रुप लगा दूंगी। H से मैंने ग्रुप लगा दिया CH3, ठीक है, मतलब टॉल्वीन लगा दिया, टॉल्वीन बना दिया। और इसको मैं कह रही हूँ कि बर्च रिडक्शन से रिड्यूस करो। तो क्या होगा, अब आप कहेंगे कि अटैक करा, जैसा अभी तक करा रहे थे, है ना। सोडियम क्या देगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। और यस मैम। ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यस मैम। एक मिनट रुकना प्लीज, एक मिनट। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर सर क्या मेल पर भेजेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ईमेल पे ना, ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू। नाइस, बहुत सही है। ये एक ही है, दो नहीं थे ये? यूज करके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया। ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ अटैक करा, ये पाइबॉन यहाँ से टूटा, लेकिन बाल को यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये नेगेटिव यहाँ आया, ये CH3 यही बना, हाँ या ना। यस मैम। लेकिन Yes, जैसे ma'am. आप अब नेगेटिव को रेजोनेट कराओगे, अब दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई, CH3 के नीचे नेगेटिव चार्ज आ गया, इजंट इट। यस मैम। CH3 के नीचे नेगेटिव चार्ज तो अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या करें, अब आप ये कहो, मुझे एक बात बताओ, किसने बोला कि इलेक्ट्रॉन पैरा पे अटैक करेगा? भाई यहाँ तो सारे कार्बन एक जैसे थे ना, तो कहीं भी अटैक कराया, लेकिन यहाँ तो
तुमने एक ग्रुप लगा दिया तो सारे कार्बन एक जैसे थोड़ी बचे, 2 ऑर्थो हुए, एक 2 मेटा हुए, एक पैरा हुआ। तो मैंने तो ये नहीं बोला कि पैरा पे अटैक करो, आप तो कहीं भी अटैक करा सकते हो बाल को, कोई रूल नहीं है कि पैरा पे ही अटैक कराना है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके मैम। इलेक्ट्रॉन को वहां अटैक कराओगे जहां से स्टेबल नेगेटिव चार्ज बने, ठीक है। तो कहीं भी अटैक कराओ बट स्टेबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो पैरा से नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, इससे अटैक करा दिया मेटा पे। कहीं भी कराओ, चाहे ऑर्थो पे कराओ, कहीं भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रेजोनेंस हमेशा नेगेटिव चार्ज की होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ नेगेटिव आया, अब एक बार रेजोनेट कर दो और अब आप देखो कितना सही हुआ। क्या CH3 के नीचे आ रहा है नेगेटिव चार्ज? नो मैम। No, ma'am. नाउ दिस इज बेटर, राइट। तो आप इस तरीके से चलोगे और फिर इसमें आप अमोनिया डालोगे तो अमोनिया ने यहाँ H ले लिया, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन उसमें बदल जाएगा। So the product that we get will be this. बात clear हुई? हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. Very Yes, ma'am. important. Please note. मैम ये जो रिएक्शन है तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होती होगी ना, क्योंकि हम एरोमेटिक से मतलब वैसा कंपाउंड बना रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे बेटा वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो अटैकिंग स्पीशीज है वो भी वीक है और कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हाई एनर्जी स्पीशीज है ना, हाई टेम्परेचर क्रिएट ही हो जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा, मगर मैम वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है ना कि हम स्टेबल से मतलब वैसा हाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कराने वाले पे डिपेंड करता है ना, करने वाला हाँ वो तो इलेक्ट्रॉन है ना। कोई नॉर्मल रिएजेंट होता तो ये सब नहीं होता ना इतनी आसानी से। हाँ मैम। नोट किया? वेट मैम। अभी देहरादून में वीकेंड लॉकडाउन तो नहीं लगा ना? नो मैम। नहीं ना? नो मैम, सिर्फ कर्फ्यू है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू है ना, और वो बंद है, जिम विम आदि उसके साथ खुलेंगे, कोचिंग्स बंद है और पता नहीं क्या क्या बंद हुआ है। कोचिंग 50% करके खोल देना चाहिए ना, जैसे जिम को भी तो 50% के साथ खोल रहे हो। क्या बोला? पता नहीं मैम, इनका तो क्या ही चल रहा है। हाँ तो कुंभ के मेले तो इतनी भीड़ हो रही है, वैसे लोग नहीं कराना चाहते कुछ। पर अब तो कुंभ वो हो गया ना, अब तो कुंभ बंद कर दिया उन्होंने। अबे धड़ाधड़ पॉजिटिव केस आ रहे हैं यार, जिसको पूछो पॉजिटिव हुए जा रहे हैं। पहले कितने केस आते थे देहरादून में, जब पिछले साल हुआ था ऐसी 50, 55, 60। कल कितने केस आए देहरादून में? 1000। जरा सा शहर नहीं है, 1000 केस आए पॉजिटिव, और वो तो रिपोर्ट हुए हैं, हुए पता नहीं होंगे। अब जैसे मेरी मेड को, मतलब मेरी मेड भी इतनी इंटेलिजेंट है ना, क्या बोलूं मैं, इतनी इंटेलिजेंट है भाई। घर में घुस के मेरी बता रही है कि मेरे तो पति को और मेरे बच्चों को बुखार आ गया। मैं कहा यार कब करती हो तुम, घर पे घुस के बता रही हो मुझे, यहीं से जाओ। आई क्यों भाई? वहाँ वो तो शुक्र है मैंने गेट पे ही ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा क्या हुआ, बड़ा चेहरा ऐसा लग रहा है, कहती मेरे पति। मैंने कहा पागल है, आ क्यों गई, जाए यहाँ से तो। घर पे घुस के मुझे बता रही है, और आगे आए मास्क उतारा, हाथ सैनिटाइज करे, फिर बता रही है। मैंने कहा पागल, मास्क लगा दोबारा से जाए यहाँ से। घर पे गई फिर बता रही हूँ। और ये लोग तो टेस्ट भी नहीं कराते ना, इनके साथ तो दिक्कत भी है। जब पता नहीं बुखार किस रीजन से आया, पर मुझे नहीं लगता किसी और रीजन से आएगा। अगर तीनों लोग एक साथ ही बुखार में आए हैं तो फिर यही रीजन होगा, और क्या ही होगा। अब ये लोग तो टेस्ट भी नहीं कराते ना, क्या बोले इन्हें। मैम मेरी नेबर का तो टेस्ट भी हो गया, वो नेगेटिव आया, पर उनको सांस नहीं आ रही है, वो आईसीयू में है। अरे ये कैसे नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव है, पूरा पूरा पॉजिटिव केस है। और मैम ये नेगेटिव भी आ रहा है रिपोर्ट्स हाँ में। बहुत उनका नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव होने के बाद भी। हाँ, और उन्हें सांस नहीं आ रहा है, आईसीयू में है।
बहुत मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट भी ना आधी, अरे एक और सर है इनके ना, उनको पॉजिटिव आ रखा है और वो इतने मस्त घूम रहे हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो मस्त घूम रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो ब्रेथलेसनेस भी नहीं, और 99% ऑक्सीजन। मैम वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे बिल्कुल। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, सही में नहीं है, मजाक ही हो रहा है, यहाँ तो पूरे शहर देश में मजाक हो रहा है। क्या हो रहा है? मैम कभी कभी ऐसा लगता है कोरोना नहीं है कुछ भी। हाँ ऐसे ही लगता है कभी कभी ना, मुझे भी ऐसा लग रहा था जब मैं वापस आ रही थी ना दिल्ली से, इतनी गाड़ियां देखकर मुझे ऐसे ही लग रहा था कि नहीं है। बस में लोग ऐसे भरे हुए हैं ना, वहाँ पे लग रहा था कि है नहीं। तो यहाँ पर मैं सुनूं, आज मैंने इससे पहले वाली क्लास ली, उसपे वो बच्ची इतनी बीमार, उसकी पूरी फैमिली को हो गया, और उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड है, और घर पे एल्डरली लोग भी इतने सारे हैं, खुद भी वो पॉजिटिव हो गई, मदर भी हो गई है, फादर हॉस्पिटलाइज्ड है। घर क्या हो रहा है यार इनका। मैम घर पे तो मेरे भी हो गया मैम। ये बहुत मुश्किल है। वो तो यार अगर एक को होगा तो सबको हो ही जाएगा, पता है, हो ही जाएगा, कितना अवॉइड थोड़ी कर सकते हो ही जाता है। तभी तो मैंने, मेरी मेट का जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तो गेट से भगा दिया, मैंने कहा तू तो बिल्कुल भी मत घुस जाइए मेरे घर के अंदर, तो और छोटा बच्चा है, बिल्कुल भी मत जाओ, यहीं से चली जा। मैंने सारी मेट्स उठा दी अपने घर की, कोई भी नहीं आ रही, अब मैं अब खुद ही देखूंगी क्या करना है, अब सब जाओ। अभी तो फिलहाल दिमाग इतना खराब हो रखा है, कोरोना ने ना दिमाग खराब कर रखा है पूरा का पूरा। आगे चले। यस मैम। ये हुआ हमारा, ओके। अब आप ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया होता तो क्या होता? हर्षित बताएगा। नाइट्रोबेंजीन पे वुड्स ये बर्च रिडक्शन क्या बनाएगा प्रोडक्ट? मैम होगा मैम इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हाँ, तो प्रोडक्ट जरा बताओ क्या बनेगा, मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन अटैक कराओ, मेटा पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, कहाँ कराओ? बता सकता हूँ लाइक पैरा पर ही होगा। अब पैरा पर होगा, क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज अगर NO2 के नीचे आएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा ना। यस मैम। इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया यहाँ पे, ये आया बॉन्ड इधर, यहाँ पर आया हमारा नेगेटिव, यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, अब ये नेगेटिव करेगा रेजोनेंस इस प्रकार, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये और स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज NO2 के नीचे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज गुड, है ना, तो ये ऐसे ही आएगा। ऐसे इसने लिया H, यह बना रेडिकल, और फिर इस पे भी वो फिर से एक इलेक्ट्रॉन का अटैक, नेगेटिव NO2, फिर पानी, अमोनिया आई मीन, एंड यू गॉट दिस। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है बच्चे कि अगर तुम्हारे पास बेंजीन है और तुमने उस पर G लगाया, और G तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बट करोगे तो हमेशा प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें डबल बॉन्ड G के नीचे आए, ऐसे देखो, हाँ या ना? अगर तुम्हारा G हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज G के नीचे आना चाहिए, मतलब आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। दिस इज द कंक्लूजन। क्लियर? मैम Yes. अगर ऑर्थो पे अटैक होगा तब क्या होगा? सेम चीज है, देखो करा के देख लो, कहाँ पे, नाइट्रो पे या G पे, किस पे? मैम किसी पे भी। चलो मैंने ऑर्थो पे NO2 लगाया, और मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन लिया और इसको अटैक कराया ऑर्थो पे, तो पाई बॉन्ड ऐसे टूटा ना सीधा। ये देखो कि यहाँ क्या है, ये रेडिकल है, ये आया नेगेटिव, क्या ये अच्छा है? ये तो अच्छा है, लेकिन ये बुरा भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव भी तो पास पास है। हाँ मैम। तो जब रेजोनेंस कराओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये बुरा है, मतलब आपको हर जगह मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ कराएं अटैक, ऑर्थो पे, मेटा पे, या पैरा पे। बट आपको इस मैम मेटा पे होगा तो दूर हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, मेटा पे होगा अगर तो दूर हो जाएगा ना, किससे दूर हो जाएगा? मतलब इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा ना तब नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव से दूर ही करना है, लेकिन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से तो दूर ही करना है, बट NO2 या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के नीचे भी तो नेगेटिव आना चाहिए।
हाँ तब नेगेटिव उधर नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, ना ऑर्थो पे आएगा ना मेटा पे आएगा, इसलिए सिर्फ पैरा कराया NO2 के केस में। ओके ठीक है, अब मैंने एक वो भेज रखा था आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन का एक PDF भेजा था यस मैम। स्टार्टिंग, Yes, ma'am. जिसमें आगे थ्योरी भी थी, है ना। अब आप उसके Yes, ma'am. सारे क्वेश्चन लगा सकते हो A to Z। ठीक है, बर्च रिडक्शन के बाद आप इसके सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसके अंदर है कितने लेवल, 4 लेवल है। तो आप मुझे सारे बच्चे बताइए मिलके, एटलीस्ट हमें लेवल 1 और लेवल 2 तो करना ही करना है। 3, 4 तो चाहे तो बाद में भी करेंगे, लेकिन लेवल 1 लेवल 2 तो हर चैप्टर का करना मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लेवल 1 के अंदर है हमारे 33 क्वेश्चन। मैम पुरानी स्लाइड एक मिनट दिखाना। और लेवल 2 के अंदर है हमारे 25 क्वेश्चन। तो ये हम लोग डिस्कस कब कर सकते हैं, मंडे को रख ले डेडलाइन। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। लेवल 1 एंड लेवल 2 हाइड्रोकार्बन टू बी डिस्कस्ड ऑन मंडे। मैम एक बार तो कर ही रखा है। मैम जैसे मैंने कर रखा है। एक मिनट और कर दो पिछली वाली स्लाइड, बस अच्छा, एक मिनट। जिसने कर रखा है वो रिवाइज करे। हो गया। हो गया। ठीक है मैम। जिसने नहीं कर रखा, जैसे कि जो ये है, अभिनव है, क्रिश है, और अभिनव, क्रिश, ईशांका, हर्षित और महवश, इन्होंने नहीं कर रखा है। तो ये पूरा का पूरा लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ हाइड्रोकार्बन कंप्लीट बाय मंडे। सुन लिया दोनों ने, तीनों ने, चारों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा और काम करते हैं, जीवन की शुरुआत करते हैं। यहां से कराते हैं हाइड्रोलिसिस। बताओ क्या बनेगा? मैम प्रोटीन। हाँ हर्षित। मैम मैम प्रोटीन। अच्छा जी, और बताओ, हर्षित बताएगा। प्रोपीन, एसिटाइलिन, मीथेन या फिर कुछ और? 3 कार्बन। 3 कार्बन, चार्ज कितना? प्रोटीन ही बनना चाहिए, 3 प्रोपीन ही कार्बन। बनेगा। यस, वी विल गेट प्रोपीन। ये मुझे कैसे पता चला? ऐसे नहीं कि 3 कार्बन है उससे पता चला। इट्स लाइक Be2C3 है ना, और बेरिलियम की क्या चार्ज होता है? हमेशा +2 होता है। तो C3 के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना कि जब हम क्रिस क्रॉस करें तो यहाँ 2 आए, इसका मतलब X के ऊपर चार्ज 4- होना चाहिए, इजंट इट? यस मैम। अभी तो बनेगा Be4C3 होल ट्वाइस, जिसको लिख सकते हैं Be2C3, है ना। तो अगर C3 4- है मतलब 3 कार्बन है और 4 नेगेटिव हैं, तो 1 नेगेटिव यहाँ, 3 नेगेटिव यहाँ, तो 3 H और 1 H, प्रोपीन बना। प्रोपाइन, इनफैक्ट नॉट प्रोपीन, इट्स प्रोपाइन। आई बात समझ? हाँ या ना? क्लियर है? यस मैम। अगर मैंने इसे रेड हॉट आयरन में डाल दिया बेटा, तो क्या बनेगा? मैम तब बेंजीन बनेगा। नहीं, बेंजीन कैसे बन सकता? बेंजीन तो तब बनता है जब हमारे पास एसिटाइलिन होता है और हम उसे रेड हॉट आयरन में डालते हैं। करते हैं। CH3 CH2 CH2। ये क्या होता है? तब बेंजीन बनता है। अब तू क्या टॉलिन। हाँ ना बेटा, पहले बताओ कि इससे यहाँ कैसे जाते हो? मैंने आपको बताया था उस दिन एक क्लास में कि आप 3 ऐसे लेते हो एसिटाइलिन वाले मॉलिक्यूल, हाँ या ना? हाँ जी मैम। और ऑल्टरनेट पे ऐसे तोड़ते जाते हो, जैसे ये तोड़ा, फिर इसका इस पे अटैक, ये तोड़ा, तो ट्राइमराइजेशन करा रहे हो ना। तो अब 3 बार अगर आप इसको लोगे तो 3 CH3 नहीं आएंगे, आपको मिलता है मेसिटाइलिन। बेंजीन पे 1 CH3, फिर ऑल्टरनेट पे CH3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या मिलता है? मेसिटाइलिन। इसका नाम क्या है? मेसिटाइलिन। आई बात समझ? हाँ या ना? यस मैम। और अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया होता,
हटा दूं उसे? यस मैम। तो यहाँ पे अगर मेरे पास प्रोपाइन है और मैं रेड हॉट आयरन में डालूं तो मुझे मिलता है मेसिटाइलिन, और अगर एसिटाइलिन है और रेड हॉट आयरन में डालूं तो मुझे क्या मिलता है? बेंजीन. दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. यस मैम। मैम मैंने वो लिखा नहीं था जो आपने ब्रेक करके बताया था, वैसे तो ये वो। मैं बता देती हूँ वापस, इसको लिखो क्योंकि कभी कभी बंदा भूल जाता है ना, तो याद रहता है. जैसे एक पाई बॉन्ड इसका तोड़ो. मैम ये नहीं, हाँ. वो वाला B2C3 वाला, अच्छा ये वाला. इससे प्रोपाइन बी कैसे टू बन रहा सी था? थ्री हाँ. इसको बेरिलियम के ऊपर हमेशा +2 होता है, तो C3 के ऊपर X माइनस मैंने ले लिया. तो जब मैं इसे क्रिस क्रॉस करके इसका फॉर्मूला बनाऊंगी तो बनेगा BeXC3 होल ट्वाइस. अब हाँ जी मैम। इसके साथ कंपेयर करूंगी तो X का वैल्यू सीधा 4 आएगा. हाँ जी। C3 4 माइनस, मतलब C3H4 बनेगा हाइड्रोलिसिस पे. तो C3H4 क्या हुआ? प्रोपाइन हुआ ना. फाइन। ओके मैम। ठीक है. तो दिस इज व्हाट? अ काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ओके मैम। अब ऐसे ही एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्कीन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी कई बार सवाल पूछा जाता है. अगर आप कोई एल्केन लेते हो 6 कार्बन का, मतलब एन हेक्सेन लिया, ठीक बात. इसे आप लोग ट्रीट करिए Cr2O3 के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पे, हाई टेम्परेचर पे. ये क्या करता है? ये इसका एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाता है. तो 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों? बेंजीन. 6 बेंजीन। एरोमेटिक. हाँ, तो ये सीधा किस पे कन्वर्ट हुआ? बेंजीन. आई हाँ है ना. यस मैम। अच्छा, अब यहीं पे सोचो, मैंने 6 कार्बन की जगह 7 कार्बन का एन हेप्टेन ले लिया, 7 कार्बन का एल्केन ले लिया, तो इसका एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनेगा? टॉलियम. 7 कार्बन का एरोमेटिक तो कोई होता ही नहीं है, मतलब 6 कार्बन विद एरोमेटिक होगा, है ना. तो 6 कार्बन पे ऊपर एक CH3 लगा दो, वी विल गेट टॉल्वीन. क्लियर है ना. ये डायरेक्ट रिएक्शंस है. इसमें चाहे आप तो Cr2O3 800 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, नहीं तो अदर रिएजेंट्स भी मैं लिखवा देती हूँ जो आप ले सकते हो. आप मेटल ले सकते हो कोई भी, चाहे क्रोमियम ले लो, चाहे मैंगनीज ले लो, चाहे वैनेडियम का ऑक्साइड ले लो, V2O5 ले लो, या Al2O3 ले लो. सबको 500 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो. इनमें से आप कोई भी लोगे वो यही काम कराएगा. ये सीधे के सीधे सारे रिएजेंट्स कौन से हमारे? एरोमेटाइजेशन के. ओके मैम। तो एन हेक्सेन लोगे तो बेंजीन बना, एन हेप्टेन लोगे तो टॉल्वीन बना. अगर एन ऑक्टेन लिया तो क्या बनेगा? दो पे Xylene. लग। सही। जाइलिन बनेगा. 2 CH3 लगेगा, है ना. अब 2 CH3 ऑर्थो पे लगे, पैरा पे लगे, किस पे लगे? तो सब पे लग सकते हैं. तो तीनों का मिलेगा ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन. क्लियर हुई बात? हाँ है ना. यस मैम। नोट करो जी. सॉरी. डन. वेट मैम। मैम हाँ जी.
जो CH3 है, वो जो CH3 है वो मेटा प्रेफर करता है ना। हाँ करता है। मैं आपने इसमें तीनों बना दिए, हाँ राइट। हाँ तो मैं वैसे तो एक कार्बन पे दोनों CH लग जाए। बेटा, एक कार्बन पे 2 CH3 कैसे लगते हैं? इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे फिर? नहीं मैम, एक जगह H लग जाएगा इस पे तो फिर CH3। तो एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं कर देगा? तुम्हें लगा कि यहाँ प्रेफरेंस तो मिल नहीं रहा कुछ। ऐसा थोड़ी होता है। ये रिएक्शन, ये स्पेसिफिक रिएक्शन किसका है? एरोमेटाइजेशन का है ना। तो कैसे? ये बना देगा, एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं बनाया इसने, एरोमेटिक ही तोड़ दिया हाँ ये है ना। तो हमें प्रेफरेंस मिलना जरूरी थोड़ी, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। मिक्सचर प्रोडक्ट्स तो मिल ही सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी हर बार जरूरी हर रिएक्शन में एक मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके। CH3 जो मेटा प्रेफर करता है बेटा, वो ES में, दिस इज नॉट ES, ठीक है। और CH3 का भी जो मेटा प्रेफरेंस है ना, वो भी जब ट्राई प्रिपरेशन, जब तीसरी बार ES करा रहे होते हो ना, तब होता है। पहली बार जैसे आपने टोल्वीन लिया और आपने इसका एसाइलेशन कराया, समझना ध्यान से, CH3Cl AlCl3 डाला, तो ये ऑर्थो और पैरा ही बनाएगा। जब इसके 3 बार कराओगे, इसको एक्सेस में ले लोगे, तब वो मेटा प्रेफर करेगा, ओके। ठीक है। आगे चलो, यहाँ तक लिखा सबने? हाँ है ना। यस मैम। अब ये बताओ, अगर मैंने N नूनेन ले लिया तो क्या होगा? मेसिटाइलिन। अब सीधा, क्योंकि 3 कार्बन लगने, अब तीनों कार्बन एक दूसरे के मेटा पे लगते हैं, वी गॉट मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन बनाने के मैंने तुम्हें 2 तरीके सामने सामने बताए, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, एनोनेन का एरोमेटाइजेशन करा दो, मेसिटाइलिन मिलेगा, या फिर प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दो, तो भी मेसिटाइलिन। क्लियर? यस मैम। राइट। एक रिएक्शन हम और करेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पर एसिड। देखिए, पर एसिड कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है? पर एसिड्स, या बोला जाए परऑक्सी एसिड्स, व्हाट आर देम? दोज एसिड्स विद पेरोक्साइड लिंकेज। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे कोई भी एसिड ले सकते हो, जैसे आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, दिस इज अ नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें मैं पेरोक्सी लिंकेज डाल दूं, जैसे OOH ऐसे कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक पर एसिड। आई बात समझ? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। तो दिस इज अ नॉर्मल एसिड और पर एसिड विल हैव अ पेरोक्साइड लिंकेज लाइक दिस। तो आप कोई भी पर एसिड लीजिए, और अगर आपने उसे एल्कीन के साथ ट्रीट कराया तो क्या होगा? यू टेक एनी पर एसिड, RCO3H, तो वो क्या करता है बच्चे? इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने पर एसिड डाला MCPBA। व्हाट इज MCPBA? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये क्या होगा? मेटा पे क्लोरो लगाओ बेंजोइक एसिड के, तो बेंजोइक एसिड होता है COH, उसमें एक O और लगाना है, तो O3H कर दो और मेटा पे इसके क्लोरो लगा दो, दिस इज MCPBA। कितने बच्चों को ये बात समझ आई है? हाँ या ना? मैवश? यस मैम। अब ये क्या करेगा? MCPBS एल्कीन पे क्या बनाएगा? इपॉक्साइड। आपको मिलेगा CH3 CH CH2O, यू गेट अ साइक्लिक ईथर्स। मैम मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी, ये यहाँ से MCPBA से बताना। MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी बच्चे एक पर एसिड है। तो पर एसिड क्या करते हैं? एल्कीन पे इपॉक्साइड बनाते हैं। ओके ओके। ठीक है, बस इतना बताया। अभी इसके अंदर थोड़ा वेरिएंट्स बताती हूँ कि कौन सा O लगता है और क्या क्या होता है। इसको पहले एक बार ओके।
लिखा? यस मैम। आप देखिए प्लीज। एक्चुअली जो para एसिड है बच्चे, उसके अंदर क्या आप देख पा रहे हो, 3 ऑक्सीजन है। तो जब भी एल्कीन पे para एसिड डलता है बच्चे, द ऑक्सीजन विच इज अटैच टू हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन विच आई हैव मार्क्ड एज अ स्टार, ये ऑक्सीजन एल्कीन के ऊपर परऑक्साइड बनाती है। मतलब जो परऑक्साइड बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा, वो इस वाले ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा। ये बात कितनों को समझ आई है? ओके मैम। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपको एक ऐसे एल्कीन देंगे, फिर उसमें एक पर एसिड लिख कर देंगे और उसके O पे O18 लगा देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट में इपॉक्साइड में O18 आएगा या नहीं आएगा, आप खुद बताइए। विल द इपॉक्साइड विल हैव O18 और नॉट? यस, इट विल हैव O18। बाय, क्योंकि H के बगल वाला जो ऑक्सीजन है हमेशा वही इंसर्ट होता है। आई बात समझ? हाँ है ना? यस मैम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज है बस वही कवर कर रहे हैं। बट अगर मैंने आपको इस तरीके का सबस्ट्रेट दिया, एक बहुत ही अच्छी बात बता रही तुम्हें, 2 डबल बॉन्ड दिए मैंने आपको, ठीक है, और मैंने इसमें कहा मैंने MCPBA डाला है, लेकिन वो डाला सिर्फ 1 इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो कौन से वाले डबल बॉन्ड पे इपॉक्साइड बनेगा? बच्चा सोचता है कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाली साइड पे बनेगा, ये बात गलत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जो भी एल्कीन आपका बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड से या बहुत ज्यादा एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, ओनली दैट डबल बॉन्ड फॉर्म्स द इपॉक्साइड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके मैम। यस मैम। तो हमेशा 2 डबल बॉन्ड में से चूज दैट डबल बॉन्ड विच इज ऑलवेज मोर हिंडर्ड। तो ऐसा डबल बॉन्ड जो ज्यादा हिंडर्ड है उसी पे इपॉक्साइड बनेगा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो डबल बॉन्ड पे ही इपॉक्साइड बनेगा। आई बात? ओके। हाँ या ना? यस मैम। हर्षित, Yes. राइट, नोट किया? और एक और बता रही हूँ चीज, वो समझ लो फिर खत्म कर रहे हैं। अगर एक डबल बॉन्ड है और एक ग्रुप और है जो अबव द प्लेन है और आपने MCPBA डाला, तो ऑब्वियसली होगा तो डबल बॉन्ड इस पे, क्योंकि बट CH3 ऊपर की साइड है ऑलरेडी, तो जो इपॉक्साइड है प्रेफरेबली वो बिलो द प्लेन बनेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस। नाउ हियर इज द रूल ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस। डू यू अंडरस्टैंड? मैम एक बार पहले वाले का स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन फिर से दे दो। पहले वाले का मतलब, पहले वाले ये में जो- 2 डबल बॉन्ड में से एक चूज करना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी हाँ। की जाती, तो वो डबल बॉन्ड चूज किया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब जब एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, चूज हो गया डबल बॉन्ड, लेकिन अब लगना कहां पर है वो सोचना है। तो अगर एक कोई ग्रुप ऊपर लगा हुआ है तो इपॉक्साइड नीचे बनेगा, ग्रुप नीचे लगा हुआ है तो इपॉक्साइड ऊपर बनेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो सबसे पहले वो एल्कीन चूज करो जो कि मोस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है। फिर जब उसमें लगाना है तो ये देखो कि लगना कहां पर है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। सो लुक फॉर द ग्रुप्स। अगर ग्रुप कोई लगा हुआ है ऊपर की तरफ, कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इपॉक्साइड नीचे लगा दो, नीचे ग्रुप लगा हुआ है तो इपॉक्साइड ऊपर लगा दो। लेकिन इपॉक्साइड अटैक उसी डबल बॉन्ड पे करेगा जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड ज्यादा है। आई बात समझ? हाँ या ना? यस मैम। क्लियर है मैम? एवरीबॉडी, मेवश, हर्षित, यस मैम। यस। क्रिश, अभिनव? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके साथ मैंने आपका पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म करा अलोंग विद ES। अब आप पूरा ये हाइड्रोकार्बन लगाइए जिसको हम मंडे डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ओके मैम।